हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा। आज की केमिस्ट्री की टॉपिक के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे कैटेलिस्ट, दैट इज कॉल्ड उत्प्रेरक, जिसे हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। नया टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है। छोटे छोटे टॉपिक की मैं पहले भी बता रखा हूँ कि हर छोटे छोटे टॉपिक की डिस्कस करेंगे अपन। पहले क्लास में हमने फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट की बात किया था, फिर इसके बाद अपनी एक ऑक्सीकरण और अपचयन की बात कर ली। अब जो नेक्स्ट टॉपिक की क्लास है, जो आज अपना तीसरी क्लास चल रही है, रसायन विज्ञान की बात करें केमिस्ट्री के अंदर, और उसमें जो नए टॉपिक लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे हैं अपन उत्प्रेरक मीन्स कैटेलिस्ट। क्या होता है उत्प्रेरक, उत्प्रेरक की क्रियाएं क्या होती है, किसे कहते हैं उत्प्रेरक, आज हम उसी की डिस्कस करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिर्फ इतना पूछा जाता है पेपरों में कि उत्प्रेरक की क्रिया में क्या होता है, ठीक है ना। उत्प्रेरक की क्रिया की विधि द्वारा क्या क्या बनाया जाता है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो पेपर में, और नॉर्मली आपको बताना भी है। तो आज की क्लास इतना सबसे महत्वपूर्ण है कि इस क्लास को आप बहुत ही इंजॉय ढंग से आप पढ़ोगे, बहुत ही शानदार ढंग से पढ़ोगे, आपको समझ में आएगी कि बाकी में उत्प्रेरक की क्रियाएं भी ऐसी होती है। हमारे लाइफ में भी उत्प्रेरक का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों। तो सबसे पहले अपन बात करें, ये उत्प्रेरक क्या होता है, किसे कहते हैं उत्प्रेरक। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है और रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर दे, तेज कर दे, लेकिन खुद वो बदले नहीं, खुद के मान में, खुद के स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, वो क्या कहलाता, उत्प्रेरक कहलाता। आपसे पूछा भी जाता है तो आप बता सकते हो आसानी से, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर दे, परिवर्तित कर देते हैं, परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं, ठीक है ना। तथा इस घटना को क्या कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं इस घटना को, उत्प्रेरण कहते हैं। फिर से मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है, परंतु स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, ऐसे पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं। और इस प्रकार की घटने वाली घटना को हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरण कहते हैं दोस्तों। हमारे शरीर में भी इस प्रकार के उत्प्रेरक है जो कार्य कर रहे हैं। हम भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है ना, किसी भी प्रकार के फल फ्रूट अपन खाते हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, हमारे शारीरिक घटनाएं जितनी भी होती है, अंदर में अभी क्रियाएं घटित होती, पाचन की क्रियाएं होती है, ये सारे क्रियाएं भी एक प्रकार के उत्प्रेरक के माध्यम से होता है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, आपसे यदि पूछ लिया जाता है कि मानव शरीर के अंदर एज ए उत्प्रेरक के रूप में कौन कार्य करता है, तो मानव शरीर में एज ए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाले जो है वो है एंजाइम, जिसे हम क्या कहते हैं, जैव उत्प्रेरक भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, जैव उत्प्रेरक। जैव रासायनिक अभिक्रिया के तहत क्या होता है, एंजाइम कार्य करता है। सबसे बेहतरीन उदाहरण पूछे गया, हर बार उदाहरण पूछा जाए, एंजाइम क्या है, तो जैव रासायनिक अभिक्रिया है। यह मानव शरीर में किस प्रकार के कार्य करता है, यह मानव शरीर में एज ए उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है दोस्तों। तो आज मैं आपको बता दें उत्प्रेरक का महत्वपूर्ण क्या होता है। नॉर्मली आप यदि मार्केट में जाते हो तो आप डालडा यूज करते हो, किसी भी प्रकार के फेस्टिवल होता है, पूरी पकवान बनते हैं, या किसी प्रकार के त्यौहार होता है, तो उसमें आप जो यूज करते हो ऑयल, वो कभी कभी हम डालडा का भी यूज करते हैं, जिसे हम कहते हैं कृत्रिम घी भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कृत्रिम घी भी कहते हैं। इस प्रकार के तैयार करना भी क्या है, एक प्रकार का उत्प्रेरक है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे उत्प्रेरक का उदाहरण भी अपन लिखेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि उत्प्रेरक क्या है। मैंने पहले डिस्कस लिखा, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर दे, परिवर्तित कर दे। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर दे, परिवर्तित कर दे, उसे क्या कहते हैं, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। या उस पदार्थ को या उसे कर दे, परंतु स्वयं क्या रहे, अपरिवर्तित रहता है, उत्प्रेरक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाता, उत्प्रेरक कहलाता। और इस प्रकार की घटना को, इस प्रकार की घटना को उत्प्रेरण कहते हैं।
इस प्रकार की घटनाएं की चर्चा सबसे पहले किसने किया? कौन ऐसे वैज्ञानिक है जो इस प्रकार की घटनाओं की चर्चा किया था? आपसे पूछ लिया जाता उत्प्रेरण की क्रियाएं की घटना घटित होती है तो इस प्रकार की घटनाएं की पुष्टि करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन है? वर्जिलियस। कौन है? वर्जिलियस ने सबसे पहले इस प्रकार की घटनाएं का क्या किया था? पुष्टि किया था। और कब किया था? 1835 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1835 में। तो पूछ लिया जाए कि किसी पदार्थ की उपस्थिति मात्रा से ही, किसी पदार्थ की उपस्थिति मात्रा से ही रासायनिक अभिक्रिया के वेग में क्या हो जाए? रासायनिक अभिक्रिया के वेग में होने वाले परिवर्तन की जिसने पुष्टि की थी उस सर्वप्रथम वैज्ञानिक का नाम क्या था? तो आप आसानी से कह सकते हो वर्जिलियस था। और कब किया था? 1835 ईस्वी। उन्होंने क्या बताया था कि यदि किसी पदार्थ की उपस्थिति मात्रा से यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन हो जाए, बढ़ोतरी हो जाए या कमी हो जाए, धनात्मक भी हो सकता है या ऋणात्मक भी हो सकता है, ठीक है ना, दोनों प्रकार की क्रिया स्वतः उत्प्रेरक के भी तरह हो सकते हैं या जैव के भी तरह हो सकते हैं, विषमांग भी हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होती है घटित जो होती है उत्प्रेरक में। वो सारी क्रियाओं की घटना की परिचर्चा करने वाले जो सबसे पहले वैज्ञानिक थे उनका नाम था वर्जिलियस। और उन्होंने सभी पुष्टि कब की? 1835 ईस्वी में की। तो आपसे यदि कोई पूछ लिया जाए कि कैटेलिस्ट के बारे में सर्वप्रथम बताने वाले कौन थे, तो आप आसानी से बता सकते हो वर्जिलियस था। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि किसी पदार्थ की उपस्थिति मात्रा से ही रासायनिक अभिक्रिया के वेग में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाती है। किसी पदार्थ की उपस्थिति मात्रा से ही रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन हो जाने की पुष्टि सर्वप्रथम वर्जिलियस ने किया था। किसने किया था? नामक वैज्ञानिक 1800 में किया था। ऐसे ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते दोस्तों मेरे, बट आपको बताना मेरा फर्ज है कि इस तरह से यदि क्वेश्चन यदि आ जाए, यदि जानकारी होना जरूरी किस प्रकार की घटनाएं के बारे में किसने बताया सर्वप्रथम, तो इस प्रकार की घटनाओं की चर्चा से जो सर्वप्रथम करने वाले थे वो कौन थे? वर्जिलियस था। कौन था? वर्जिलियस नामक वैज्ञानिक था। उन्होंने बताया था कि किसी पदार्थ की उपस्थिति मात्रा से यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन होने लगे, अर्थात उनके रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन का मतलब या उनकी बढ़ोतरी हो जाए या उनकी घटोतरी हो जाए, घटने लगे या बढ़ने लगे, किसी प्रकार की परिवर्तन हो तो वो क्या कहलाता है? उत्प्रेरक कहलाता है। और इस घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। इनकी पुष्टि करने वाले जो सर्वप्रथम वैज्ञानिक थे वो वर्जिलियस था। उन्होंने कब किया था? उन्होंने किया था 1835 ईस्वी में। कब किया था? 1835। उन्होंने सबसे अच्छे उदाहरण दिए थे कि इनके कार्य के आधार पर, इनके कार्य के आधार पर, क्रिया के आधार पर ये उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? यह उत्प्रेरक मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के बताया था। बेसिकली ऐसे विभिन्न प्रकार के होते हैं, लेकिन मौखिक रूप से हम बात करते हैं यहाँ पे 4 प्रकार के। धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक और जैव उत्प्रेरक। इनमें सबसे जो ज्यादा महत्वपूर्ण उत्प्रेरक है वो कौन सा है? जैव उत्प्रेरक। क्योंकि जैव उत्प्रेरक हमारे साथ घटना घटित होती है। एक मानव शरीर में भी जो अभिक्रियाएं घटित होती है, जिस प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं घटित होती है वो कौन सा होता है? जैव उत्प्रेरक। और जैव उत्प्रेरक का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा माना जाता है? एंजाइम माना जाता दोस्तों, ठीक है ना। चलिए फॉर एग्जांपल की बात करें, यदि हम कैटलिस्ट के उदाहरण बात करें, किसी चीज को आप मान लिया जाए, एक फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चावल की उदाहरण लेके चलता हूं, यदि या दाल का उदाहरण लेके चलता हूं। यदि आप दाल यदि रात में यदि नहीं भिगोते हो और यदि सुबह चाहते हो उसको पकाना एज भोजन के रूप में ग्रहण करने के लिए, यदि आप दाल का सेवन करते हो तो चने की दाल का या किसी भी दाल को आपको पहले रात में उसको भिगोना पड़ता है, ठीक है। यदि नहीं तो यदि डायरेक्ट यदि आप दाल बनाते हो तो उसमें आप
थोड़ी सी मात्रा में ऑयल डाल देते हो, सरसों ऑयल डाल देते हो ताकि वो जल्दी पक जाए, नमक डाल देते हो ताकि वो जल्दी गल जाए, ठीक है ना। तो अब वहां पे कम ताप पर, ताप कम हो, ताप की अधिक मात्रा खपत ना, उष्मा अधिक खपत ना हो, कम उष्मा की खपत पर तुरंत पक जाए, यानी कि इसका मतलब क्या हो, रासायनिक अभिक्रिया वेग को हमने बढ़ाने की कार्य किया ताकि दाल तुरंत पक जाए। तो उसमें हमने क्या मिलाया, सरसों ऑयल, ठीक है ना, सरसों का तेल मिला दिया और नमक डाल दिया। तो यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया को तेज कर दिया, किसने कर दिया, सरसों ऑयल, और किसने तेज कर दिया, नमक। तो नमक क्या हो गया उस अभिक्रिया के लिए, उत्प्रेरक। क्या हो गया, उत्प्रेरक। उन्होंने क्या किया, अभिक्रिया को तेज कर दिया, यानी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दिया। तो इस प्रकार के उदाहरण हमारे लाइफ में आते हैं दोस्तों। चलिए, तो ये उदाहरण मुझे उम्मीद है कि शायद आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि उदाहरण, विभिन्न प्रकार के उदाहरण जो आपके लाइफ में कहीं ना कहीं, मैंने पहले बता दिया था, साइंस का मतलब ही होता है कि जानकारी प्राप्त करना। आसपास में किसी भी प्रकार की घटना घटित हो रही है तो उनकी जानकारी आपको होना चाहिए। तो वही अपने को तीन भागों में वर्गीकृत कर दिए, और तीनों प्रकार की जो वर्गीकृत साइंस है वो हमारे साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से रिलेट, एक दूसरे की क्या है वो आप ये क्या कह सकते हो उसको, एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के पूरक है। पूरक मीन्स क्या है कि रासायनिक घटना हो रही तो भौतिक घटना भी हो रही और जैव घटना भी हो रही, यानी तीनों प्रकार, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रासायनिक, तीनों प्रकार की घटनाएं एक मानव शरीर में, एक मानव जीवन में, एक सामान्य वातावरण में भी घटनाएं घटित होती है दोस्तों। चलिए टॉपिक पे आ जाते हैं। अपन बात कर रहे थे कैटेलिस्ट की। कैटेलिस्ट में मैंने बता दिया वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर लेता है लेकिन वो स्वतः अपरिवर्तित रहता, उसे उत्प्रेरक कहते हैं। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते, उत्प्रेरक कहलाते। और इस प्रकार की घटना जहां जहां जिस अभिक्रिया में होती है रासायनिक अभिक्रिया, उसे हम उत्प्रेरण कहते हैं दोस्तों। इन घटना की सर्वप्रथम पुष्टि करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे वर्जिलियस। उन्होंने 1835 ईस्वी में इनके बारे में बताया था, और इसी कारण है कि वर्जिलियस ने कहा था कि क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक विभिन्न प्रकार के होते हैं। क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं। नंबर एक बात क्या, धनात्मक उत्प्रेरक, ऐसे उत्प्रेरक जो क्या करे, रासायनिक अभिक्रिया को वेग को बढ़ा दे, वो क्या कहलाता, धनात्मक उत्प्रेरक। और ऋणात्मक उत्प्रेरक, जो ऐसे रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करे, घटा दे, वो क्या कहलाता, ऋणात्मक उत्प्रेरक, ठीक है ना। और जो स्वतः उत्प्रेरक, पहले तो ऐसे अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन आ जाए, घटा दे या बढ़ा दे, और स्वतः क्या बन जाए, एक उत्प्रेरक की तरह कार्य कर दे, तो वो स्वतः उत्प्रेरक कहलाता है। दूसरा अपन ने बात किया था जैव उत्प्रेरक। जैव रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते, गति को बढ़ा दे। फॉर एग्जाम्पल मैंने बात किया था एंजाइम की। इसके अलावा कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जो मैं आपको रख सकता हूं, जो उदाहरण कहते हैं पोटेशियम क्लोरेट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, पोटेशियम क्लोरेट को आपको गर्म करना हो, यदि पोटेशियम क्लोरेट को यदि आप गर्म करते हो तो उसको अधिक ताप पे गर्म करना होता है। उनको गर्म करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, अधिक ताप की आवश्यकता होती है, जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन गैस अत्यंत धीरे धीरे निकलती, बिल्कुल धीरे धीरे। अधिक ताप देते हैं और अधिक ताप पर गर्म करते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, ऑक्सीजन होता धीरे धीरे गैस निकलती है। अब हमें इसमें थोड़ी सी मात्रा में पोटेशियम क्लोरेट की बात करें, एक उदाहरण ले रहे हैं कि पोटेशियम क्लोरेट को यदि अत्यधिक तापमान पे गर्म करते हैं तो इनसे जो होता है धीरे धीरे ऑक्सीजन निकलती, बहुत ही धीरे ऑक्सीजन निकलती। इससे क्या होता, ताप अधिक खर्च हो रहे, तापमान का बर्बादी हो रही, जितनी ऊष्मा देना चाहिए उससे ज्यादा कहीं आप तापमान दे रहे हो, टाइम वेस्ट हो रहे हैं, लेकिन उससे जो रिएक्शन हो रहा है वो धीरे धीरे हो रही। तो हमें क्या करना है, हमें रिएक्शन को तेज करना कि कम टेम्परेचर पे अधिक से अधिक गैस निकलकर ऑक्सीजन गैस निकले और नई अभिक्रिया नए उत्पाद बन जाए। तो अब उसमें हमें क्या मिला दिया जाए उत्प्रेरक के रूप में जो वो इस तरह से कार्य करे। ऐसा कौन सा पदार्थ मिला दिया जाए जो किसकी तरह कार्य करे, उत्प्रेरक की तरह कार्य करे। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड मिला दिया जाए, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड की मिलाने से हम क्या करेंगे, तापमान कम कर देंगे, लेकिन यहां पे रासायनिक अभिक्रिया होगा वो क्या हो जाएगा,
तेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तेज। और अत्यधिक मात्रा में बहुत ही तेज रफ्तार से क्या निकलना स्टार्ट हो जाएगी? ऑक्सीजन गैस निकलना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड परिवर्तन तो कर दिया, वेग की क्रिया को बढ़ा दिया, तापमान को कम कर दिया, ऑक्सीजन गैस धीरे से के बजाय जल्दी से निकल रही, लेकिन खुद भी परिवर्तित नहीं हो रहा, स्वयं अपरिवर्तित है। ये पदार्थ जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड स्वयं अपरिवर्तित की तरह कार्य किया। दैट इज कॉल्ड, हम कहेंगे कि इस अभिक्रिया में मैग्नीज डाइऑक्साइड क्या है? कैटेलिस्ट है। दैट मीन्स एक उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है दोस्तों। चले आगे चले तो उदाहरण लेके चलते हैं। सबसे पहले उदाहरण मैंने लिया पोटेशियम क्लोराइड। इसके जगह आप कुछ और भी उदाहरण ले सकते हो जो भी आपको लगे। और भी उदाहरण लेके चलेंगे जिनसे हम, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में बता दूं, आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात करें तो मैं बता दूं, इनो पेट में एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है। अब एसिडिटी बन तो रहे लेकिन एसिडिटी निकल नहीं रहा। एसिडिटी पेट में बन रहे लेकिन एसिडिटी पेट से निकल नहीं रहे, ठीक है ना। कॉन्स्टिपेशन की क्रियाएं ज्यादा हो रहे हैं। ऐसी क्रियाओं में हमें शरीर से ज्यादा मतलब गैस रिलीज हो, हमारे पेट से रिलीज हो गया, इसके लिए हम क्या करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे हम कहते हैं एज ए सिंपल सी भाषा में हम इनो भी कहते हैं। यदि हम इनका यूज करते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया को तेज कर देता है और गैस फटाफट निकलना स्टार्ट हो जाती है, कम समय में गैस निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड उत्प्रेरक। यहां पे उत्प्रेरक का कार्य कौन किया? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। किसने काम किया? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो आप यहां पे उदाहरण भी लिख सकते हो। सबसे पहले उत्प्रेरक के उदाहरण से, यदि किसकी बात की मैंने? पोटेशियम क्लोराइड की। किसकी? पोटेशियम क्लोराइड की आपको बात किया था, KClO3। यदि पोटेशियम क्लोराइड यानी KClO3 की बात कर दे, ठीक है ना। पोटेशियम क्लोराइड को बहुत अधिक ताप पर, क्या बहुत अधिक ताप पर क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। तो इससे धीरे धीरे, अत्यंत ही धीरे धीरे क्या निकलती है? ऑक्सीजन गैस निकलती है। पोटेशियम क्लोराइड को बहुत ही अत्यधिक ताप पर गर्म किया जाता है। क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। गर्म किया जाता है तो इससे अत्यंत ही क्या धीरे धीरे क्या निकलता है? ऑक्सीजन गैस निकलती है। क्या निकलती है? ऑक्सीजन गैस निकलती है। यदि इस अभिक्रिया को क्या करना है? तेज करना है। क्या करना है? इस अभिक्रिया को तेज करना, तो इसमें क्या मिला दिया जाए? मैग्नीज डाइऑक्साइड मिला दिया जाए। क्या मिला दिया जाए? क्या? और मैग्नीज डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? MnO2। क्या होता है? MnO2। यदि इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2, क्या? MnO2
मिला दिया जाए तो कम ताप पर ही अधिक तीव्रता से ऑक्सीजन गैस क्या निकलने लगती है। अतः यहां पे उत्प्रेरक का कार्य कौन किया, कौन काम किया उत्प्रेरक का कार्य, ठीक, लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहा। परंतु MnO2 क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है, अर्थात इनमें किसी प्रकार की बदलाव नहीं होती है, किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाया दोस्तों अपने, ये कहलाया उत्प्रेरक। क्या कहलाया, उत्प्रेरक की बात कर दी, ठीक है ना। अभिक्रिया के, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को इसने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है ना। और इसके बढ़ने से क्या, ऑक्सीजन गैस तीव्रता से निकलने लगे, लेकिन स्वयं क्या रहा, अपरिवर्तित रहा, स्वयं अपरिवर्तित रहा। तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा उत्प्रेरक। क्या कहलाएगा, उत्प्रेरक कहलाएगा, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल के तौर पर ले लो, जैसे अपन ने बात किया था KClO2 की बात करें, ये क्या है, पोटेशियम क्लोराइड, सूत्र KClO3। अब इन्हें बैलेंस बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना है, कितने से, इसको कहते हैं बैलेंस बनाना, बैलेंस बने। और इनके अभिक्रिया में हम क्या मिला देंगे, MnO2 मिला दें। अब MnO2 मिलाने से क्या क्या अलग हो जाएगा बताओ, पोटेशियम क्लोराइड तो सबसे पहले अलग हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। तो पोटेशियम क्लोराइड अलग करो और O3, ये निकलना स्टार्ट हो गया। क्या है ये, गैस। O3 तो ऑक्सीजन होता है ना, ये ओजोन होता है ना, क्या है सर, KCl हो गया, KCl। और गैस कौन सी निकल लेंगे, ऑक्सीजन गैस। और बच कौन सा गया, वही MnO2। क्या बच गया, MnO2 में। तो यहां पे अभिक्रिया तेज होने से ये निकलने लगी, हाँ, और ये रह गई और ये भी रह गया, उत्प्रेरक की तरह कार्य करके हम इसको हटा लिए। तो ये क्या हो गया, उत्प्रेरक के उदाहरण। अब क्रिया के आधार पर, इनके क्रिया करने के आधार पर हम उत्प्रेरक की बात करेंगे। ये कितने प्रकार की होती है, ये मुख्यतः 4 प्रकार के लेके चलते हैं। कितने प्रकार के लेके चलेंगे, 4 प्रकार की। क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार की बात करेंगे। क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार कितने प्रकार होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे, धनात्मक उत्प्रेरक की बात करेंगे। किसकी, धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक का मतलब क्या, जो अभिक्रिया के वेग को क्या करे, अभिक्रिया के वेग के परिवर्तन को बढ़ा दे। जो अभिक्रिया परिवर्तन के वेग को बढ़ा दे वो क्या कहलाएगा, धनात्मक। जैसे अभी यहां पे देखिए अपन ने
2 की बात, मैग्नीज डाइऑक्साइड जो अभिक्रिया के वेग को क्या किया, बढ़ा दिया, तो क्या कहलाया, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाया। ठीक है ना। अब आपको ऋणात्मक उत्प्रेरण का भी उदाहरण देना है, कोई ऋणात्मक उत्प्रेरक, वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं, परिवर्तन का, रासायनिक अभिक्रिया परिवर्तन के वेग को घटाने का कार्य करता है, क्या कहलाता है, ऋणात्मक। जैसे ऋणात्मक उत्प्रेरक की बात करें, जो घटाने की कार्य कर रहा, बढ़ाने की कार्य नहीं कर रहा, घटाने की कार्य कर रहा है। इनके उदाहरण आपसे पूछ लिया जाए तो इनके सबसे बेहतरीन उदाहरण जो माने जाते हैं वो क्या होता है, धातु का निष्कर्षण, धातु का निष्कर्षण। ठीक है ना। तो धातु के निष्कर्षण से आसानी से हम ऋणात्मक उत्प्रेरक की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट आता स्वतः उत्प्रेरक। कौन सा उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक। और चौथा होता है जैव उत्प्रेरक। जैव, ये कुछ उत्प्रेरक क्रिया के आधार पे उत्प्रेरक होते हैं जिनको आपसे पूछा जाता है धनात्मक उत्प्रेरक। ये इतनी गहराई में नहीं पूछकर सिर्फ आपसे इतना पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। ठीक है ना। बाकी ये इनमें से इस प्रकार के अंदर से डेफिनेशन नहीं पूछे जाते, ना इनकी गहराई तक जाया जाता। सिर्फ इतना कि क्रिया के आधार पर उत्प्रेरक के प्रकार होते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक भी होता, ऋणात्मक उत्प्रेरक भी होता, स्वतः उत्प्रेरक भी होता और जैव उत्प्रेरक भी होती। जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने का कार्य करता, वो क्या कहलाता, जैव उत्प्रेरक कहलाता। क्या कहलाता, जो जैव रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाने का कार्य कर दिया, वो क्या कर दिया, जैव उत्प्रेरक कहलाता। स्वतः उत्प्रेरक का मतलब क्या, जो अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन तो हो ही और क्या करे, स्वयं भी क्या बन जाए, उत्प्रेरक में तब्दील हो जाए। ठीक है ना। जो स्वयं भी उत्प्रेरक में तब्दील हो जाएगा क्या कहलाएगा, स्वतः उत्प्रेरक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, स्वतः उत्प्रेरक। अब आपसे जो पूछा जाता क्वेश्चन सबसे शानदार वो होता, जो पदार्थ काम में लिए जाते हैं उन्हें जैव उत्प्रेरक कहते हैं। जो पदार्थ काम में लिए जाते हैं उन्हें जैव उत्प्रेरक कहते हैं। इन्हें साधारण हम क्या कहते हैं, एंजाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं साधारण भाषा में, एंजाइम भी कहते हैं। एंजाइम जो है एक जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक। क्या है, जटिल नाइट्रोनिक कार्बनिक यौगिक माना जाता। आपसे पूछा जाता कि एंजाइम क्या है, तो आपको बताना ये एक प्रकार का यौगिक है। किस प्रकार के यौगिक है, तो जटिल नाइट्रोजनिक कार्बनिक यौगिक। ठीक है ना। तो जैव उत्प्रेरक के रूप में हम बात करेंगे किसका, एंजाइम की बात करेंगे। ठीक है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि जैव उत्प्रेरक के रूप में कौन कार्य करता है हमारे शरीर में। आपको बताना है कि जैव उत्प्रेरक के रूप में हमारे शरीर में काम करने वाले जो है वो कौन है, एंजाइम। क्या है, एंजाइम। मानव शरीर में एक जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, कौन कार्य करता है, एंजाइम। किसके रूप में, जैव उत्प्रेरक के रूप में। जैव उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। आपसे ये भी पूछ लिया जाता है, ऐसे तो इसको आप बायोलॉजी में पढ़ो तो बेहतर होता है कि एंजाइम क्या है। तो एंजाइम की परिभाषा जो देंगे अपन बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे। यहाँ तो सिर्फ इतना पूछ लिया एंजाइम क्या है, तो आपको बताना यह एक जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक यौगिक। क्या है, जटिल नाइट्रोजनिक, यह एक जटिल नाइट्रोजनी कार्बनिक क्या है, यौगिक है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है।
किस प्रकार के यौगिक है? जटिल नाइट्रोजनी यौगिक। अब आप इसमें से और भी बेहतर पूछ सकता है, एक होता है विष उत्प्रेरक की भी बात करते हैं। किस प्रकार का उत्प्रेरक? विष उत्प्रेरक, वर्धक उत्प्रेरक। कुछ उत्प्रेरक ऐसे होते हैं जो पौष्टिक तत्व के रूप में कार्य करते हैं, सिर्फ पौष्टिक बढ़ाने के लिए, विटामिन के रूप में। जो ऐसे तत्व होते हैं जो विटामिन के तौर पे कार्य करते हैं, वर्धक, शक्ति वर्धक के रूप में, विष वर्धक के रूप में, किसी चीज को विष एक जहर के रूप में प्रयोग करने के लिए, सराने के लिए, गलाने के लिए, सड़ने गलने के लिए, इस प्रकार के उत्प्रेरक का भी प्रयोग करते हैं। हम पकाने के लिए भी, फलों को पकाने के लिए भी हम किसी प्रकार का उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। तो इन प्रकार के जो उत्प्रेरक होता है वो वर्धक उत्प्रेरक कहलाते हैं, विष उत्प्रेरक कहलाते, कुछ ऐसे उत्प्रेरक आ जाते हैं, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाता कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित कौन करता है? उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित कौन करता है? तो यहां पे 4 ऑप्शन मिलते हैं आपके पास कि उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक कौन है। तो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को प्रभावित करने वाले कारक मुख्य रूप से 2 है। कितने? 2 है। सबसे पहला कौन? वर्धक। कौन? वर्धक। वर्धक ये क्या करता? वर्धक मतलब शक्ति वर्धक, कम भी हो सकता और ज्यादा भी उत्प्रेरक होता। तो उत्प्रेरक वर्धक, यहां पे आप लिख सकते हो उत्प्रेरक वर्धक। क्या लिख सकते हो? उत्प्रेरक वर्धक। और दूसरा कौन है? उत्प्रेरक विष, यानी घटाने वाला और बढ़ाने वाला, इस प्रकार के उत्प्रेरक होता है। और आप सीधी पूछ लिया जाए स्वतः उत्प्रेरक किसे कहते हैं? स्वतः उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है? जो स्वतः उत्प्रेरित हो जाते हैं, स्वतः उत्प्रेरित कहलाते हैं। जो क्या करते हैं? वो अभिक्रिया जो बनने वाले उत्पाद के साथ साथ क्या हो जाते हैं? उत्प्रेरित हो जाते हैं। बनने वाले के साथ साथ उत्पाद के साथ क्या हो जाते हैं? वो भी उत्प्रेरित हो जाते हैं। तो क्या कहलाती है वो? उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक की क्रिया कहलाती है। आपसे कोई पूछ ले कि स्वतः उत्प्रेरक क्या है तो आप बता सकते हो वो अभिक्रिया जो बनने वाले उत्पाद से ही, बनने वाले उत्पाद से ही क्या हो जाए? उत्प्रेरित हो जाते हैं। स्वतः क्या कहलाते हैं? स्वतः उत्प्रेरक कहलाते हैं। जिस अभिक्रिया को हम नए उत्पाद में बदल रहे हैं और वो खुद अपने लिए एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है तो क्या कहलाएगा? स्वतः उत्प्रेरक कहलाएगा। दोस्तों क्या कहलाएगा? स्वतः और उत्प्रेरक कहलाएगा। आपसे पूछ भी जाता है स्वतः उत्प्रेरक के कार्य करने वाले कौन कौन से हैं? स्वतः उत्प्रेरक के कार्य करने वाले कौन कौन से हैं? तो आप बता सकते हो। नॉर्मल उदाहरण, सिंपल से, बादलों का बनना उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक बन रहे, टेम्परेचर बन रहे, बिगड़ रहे, स्वतः उत्प्रेरक, बदल के ठंडा गरम, गरम ठंडा, उष्मा एक स्वतः उत्प्रेरक की तरह कार्य करता, ताप एक स्वतः उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे यदि अपने से पूछ लिया जाए कि उत्प्रेरक की मुख्यतः उदाहरण क्या होता है, कौन कौन से उदाहरण आप बता सकते हो जो नॉर्मली हमारे लिए, जैसे अमोनिया गैस की बनाने की विधि की बात करें, अमोनिया गैस की बनाने की जो विधि होता है वो भी कौन सा है? उत्प्रेरक की विधि। अब इस पर क्या कर, अमोनिया गैस यदि आपको बनाना हो तो लोहे का चूर्ण, अमोनिया गैस बनाने की विधि में लोहे का चूर्ण जो होता है एज ए उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। किसके तरह कार्य करता है? उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने की विधि में भी निकेल क्या है? एक प्रकार का निकेल क्या है? स्थायी चुंबकीय पदार्थ माने गए। क्या माने गए? स्थायी चुंबकीय पदार्थ माने गए। और यहां पे ये वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने में किसका कार्य करते हैं? उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। दोस्तों किसका कार्य करते हैं? उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। यदि इसके अलावा और भी पूछ ले, क्लोरीन गैस बनाने की डिंकन विधि में, कौन सा विधि में? डिंकन आता है। डिंकन विधि में क्यूप्रिक क्लोराइड जो होता है, कौन? क्यूप्रिक क्लोराइड किस तरह का कार्य करता है? एज ए उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। दोस्तों तो कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो आपको बेहतरीन आना चाहिए। चलिए मैं आपको लिख भी दूं। सबसे पहले बात करें अपन
स्वतः उत्प्रेरक की बात कर ले। किसकी बात कर ले? स्वतः उत्प्रेरक की। क्या बताया था मैंने डेफिनेशन? स्वतः उत्प्रेरक की क्या बताया था? कि जो उत्पाद के साथ साथ खुद भी उत्प्रेरित हो जाए, ऐसे पदार्थ, ऐसे उत्प्रेरक जो उत्पाद के साथ ही उत्प्रेरित हो जाए, स्वतः स्वयं का उत्प्रेरित कर कार्य करे, वो क्या कहलाएगा? स्वतः। वो अभिक्रिया जो बनने वाले उत्पाद से ही उत्प्रेरित हो जाते हैं, स्वतः उत्प्रेरक की क्रिया कहलाते हैं। चलो अब बताओ दोबारा, मैं रिपीट किया था आपको, आप रिपीट करना, करो रिपीट। कौन सा अभिक्रिया? वो अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया? वह अभिक्रिया जिसमें बनने वाले उत्पाद से ही क्या हो जाते हैं? उत्प्रेरित हो जाते हैं, स्वतः उत्प्रेरक कहलाते हैं। ठीक है ना? ऐसी घटनाएं भी बहुत जगह होता है। ठीक है ना? अब अपन बात करेंगे किसकी? अपन बात कर रहे थे यहां पे कि उत्प्रेरक के उदाहरण। क्या बात कर रहे थे? उत्प्रेरक के उदाहरण। नंबर 1 उदाहरण कौन सा लिया अपन ने? सबसे पहले अमोनिया गैस बनाने की विधि से। अच्छा, अमोनिया गैस यदि आप बनाते हो तो कौन सा विधि सबसे अधिक प्रचलित है? हैबर विधि। कौन सा विधि? हैबर विधि। अमोनिया गैस, क्या? अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में कौन? लोहे का चूर्ण किसका कार्य करता है? उत्प्रेरक का कार्य करता है। ये उत्प्रेरक का कार्य कर दिया। ठीक है ना? ये उत्प्रेरक। और कौन सा? वनस्पति तेल से। किससे? वनस्पति तेल से क्या बनाना हो? कृत्रिम घी बना, जिसे अपन क्या कहते हैं? डालडा। क्या कहते हैं? डालडा। कृत्रिम घी बनाने में कौन कार्य कर रहा है? निकेल। कौन? निकेल उत्प्रेरक की तरह कार्य कर रहा है दोस्तों। ठीक है ना? अब बात किसकी करेंगे? हम किसकी बात करेंगे? नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? कौन सा गैस बनाने की बात कर रहे हैं अपन? क्लोरीन गैस। कौन सी? गैस बनाने की कौन सी विधि? डिंकन विधि में। कौन सी विधि में? डिंकन विधि में। किसका कार्य? उत्प्रेरक की तरह कार्य कौन करता है? क्यूप्रिक क्लोराइड। कौन? ठीक है ना? क्यूप्रिक क्लोराइड। मैं आपको बता दूं, क्यूप्रिक, नाइट्रियम, कैलियम, अर्जेंटम, फेरम, ये सारे लैटिन नाम होते हैं। ठीक है ना? ये सारे क्या है? लैटिन नाम होते, पूछे भी जाते हैं। तांबा का लैटिन नाम क्या है? क्यूप्रिक। क्या ना? चांदी का नाम क्या है? अर्जेंटम। ठीक है ना? लोहे का क्या है? फोरम। तो इस तरह से पूछे जाता है। ठीक है ना? और सोना का औरम। इस तरह से नाइट्रोजन का नाइट्रियम। इस तरह से आपसे लैटिन नाम भी पूछे जाते हैं, जो हम
नेक्स्ट सेशन में आपसे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी क्यूप्रिक क्लोराइड की बात करते हैं। इस तरह से कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो हमने बात किया आपके लिए कि ये एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। सिंपल से सरल साधारण सी भाषा में आपको एक ही चीज समझना है कि हमारे शरीर में भी एंजाइम जो है एज ए उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। तभी जाके एक भोज्य पदार्थ अवशिष्ट के रूप में मल मूत्र के माध्यम से हम त्यागते हैं, ठीक है ना, और एंजाइम अपनी जगह ही रह जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो बहुत ऐसे उत्प्रेरक के उदाहरण है जो हमारे साथ घटना घटित होती। अब आपसे दिक्कत है उत्प्रेरक के गुण क्या है। सबसे बेहतरीन है उत्प्रेरण के गुण। उत्प्रेरक के कैटेलिस्ट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कैटेलिस्ट, यानी इनके गुण क्या। सबसे अच्छा गुण है कि हम क्या करते हैं कि कुछ भी मिलाने से, कुछ ऐसे पदार्थ यदि मिला दे जिसकी उपस्थिति मात्रा से ही क्या हो जाए, उनके रासायनिक अभिक्रिया के परिवर्तन, वेग में परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये संगठन, ये कंपोजिशन तो हो गए, लेकिन उनके पदार्थ में कोई मात्रा में परिवर्तन नहीं हो। ये सबसे बड़ी गुण है। यदि आपसे सबसे बड़ी गुण पूछा लिया जाए तो आप बता सकते हो कि उत्प्रेरक केवल रासायनिक अभिक्रिया के वेग में क्या करता है, परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है? परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। स्वयं के रासायनिक अभिक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता, उनके कोई मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये सबसे बड़ा क्या है इनकी विशेषता। पहला विशेषता क्या दोस्तों, क्या बात की मैंने अभी आपसे कि उत्प्रेरक केवल रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन के लिए क्या है, उत्तरदायी है, यानी एक प्रकार का क्या, उत्तराधिकारी है। लेकिन स्वयं के रासायनिक अभिक्रिया में या उनके किसी भी प्रकार के संगठन में मात्रा में क्या होता, परिवर्तन नहीं होता। लेकिन स्वयं के रासायनिक संगठन के मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होगी, वो जैसा था वो वैसा ही रहता है। क्या कहलाता है, उत्प्रेरक कहलाता है। तो चलिए अपन लिख भी लेते हैं कि उत्प्रेरक केवल किसकी बात करेंगे, उत्प्रेरक के गुण की बात करेंगे। क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन कर, परिवर्तन के लिए क्या है, उत्तरदायी है। उत्तरदायी का मतलब क्या, एक प्रकार का मुख्य कारक है। क्या है, मुख्य कारक। परंतु उसके रासायनिक संगठन में, संगठन का मतलब कंपोजिशन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये सबसे पहला विशेष प्रकार का गुण था जो आपको आना चाहिए। दूसरा क्या है कि उत्प्रेरक एक निश्चित ताप पर ही अत्यधिक क्रियाशील होता है। एक निश्चित ताप पर, उसको इतने ताप को बढ़ाना घटाना आपको नहीं है, एक निश्चित ताप पर ही अत्यधिक क्या होता है, क्रियाशील होता। कोई धनात्मक भी हो सकता और ऋणात्मक। ताप बदलने पर इनकी क्रियाशील क्या रहता, अप्रभावित रहता। सबसे बड़ी बात है कि ताप बढ़ाना हो या घटाना हो लेकिन इस पर कोई प्रभाव नहीं होते, ठीक है ना। ताप में कोई परिवर्तन कर दो लेकिन इसके क्रियाशील में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्या रहेगा, अप्रभावित रहेगा। तो उत्प्रेरक एक निश्चित ताप पर ही क्या होता है, अत्यधिक क्रियाशील होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं, ये इनका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि उत्प्रेरक
यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग में तापमान यदि बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए तो उत्प्रेरक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि आपसे पूछे उत्प्रेरक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है तो आपको बताना कि उत्प्रेरक की क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्या रहता है? अप्रभावित रहता है। ताप पर ही अत्यधिक उत्प्रेरक एक निश्चित ताप पर ही अत्यधिक क्रियाशील होता है। ताप बदलने पर उत्प्रेरक में उत्प्रेरक क्या रहता है? अप्रभावित रहता है। उत्प्रेरक के मान में कोई बदलाव नहीं होता दोस्तों, ठीक है ना। ये कौन सा गुण आ गया? ये आ गया इनका सबसे विशिष्ट गुण कहते हैं, जिसको कहते हैं दूसरा गुण मानते हैं। यानी ताप परिवर्तन से उत्प्रेरक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक ही उत्प्रेरक सभी अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित भी नहीं कर सकता, ये भी ध्यान रखना। एक ही उत्प्रेरक सभी के लिए उत्प्रेरक क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। एक उत्प्रेरक सभी अभिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक की तरह कार्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये इनका तीसरा सबसे विशेष प्रकार का गुण माना जाता है। एक ही प्रकार के उत्प्रेरक सभी अभिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरित की तरह कार्य नहीं कर सकता है। इनका सिर्फ काम है क्या? रासायनिक अभिक्रिया में वेग को बढ़ाना। रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित प्रारंभिक उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करती है, केवल क्या करता है? उसके वेग को बढ़ा देता है। यदि आपसे पूछ लेते तो बताओ कि क्या उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है, केवल वेग उसके वेग को बढ़ाने का कार्य करता है, ठीक है ना। तो उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता है, केवल उसके वेग को क्या करता है? बढ़ाता है। ये कुछ विशेष प्रकार के गुण थे। पहला गुण था क्या? कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तन करने का उत्तरदायी, परिवर्तन करने के लिए उत्तरदायी है, लेकिन उनके रासायनिक संगठन में कोई मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा बात कि तापमान कितना भी बदल जाए लेकिन उत्प्रेरक के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है। तीसरी अपन ने बात की कि एक ही प्रकार के उत्प्रेरक क्या सभी अभिक्रियाओं के लिए कार्य नहीं कर सकता, उत्प्रेरित की तरह कार्य नहीं कर सकता। और सबसे अहम बिंदु जो था, जो लास्ट का टॉपिक अपन ने बात किया, वो क्या है? कि उत्प्रेरक केवल और केवल उसके वेग को बढ़ाने के कार्य करता है, अभिक्रिया प्रारंभ नहीं करता है। दोस्तों ये कुछ ऐसे उदाहरण थे जो हमने आपके बीच रखे, इनके गुण कहते सकते हैं, प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। अब बात करेंगे कुछ उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय की बात करेंगे, रिवर्सिबल और इनरिवर्सिबल की बात करते हैं, ठीक है ना। जिसे कहते हैं रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसको कहते हैं उत्क्रमणीय रिएक्शन, और एक होता अनुत्क्रमणीय रिएक्शन। ये भी इसी से संबंधित टॉपिक है जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि रिवर्सिबल रिएक्शन किसे कहते हैं और इनरिवर्सिबल रिएक्शन किसे कहते हैं। जो क्रियाएं
रिवर्सिबल में एक दिशा में हो, कभी कभी होता है कि दोनों दिशाओं में क्रिया प्रारंभ हो जाती है। अभी क्रियाएं दोनों दिशा में हो, कभी कभी एक ही दिशा में घटित होती, ऐसी घटनाओं को हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय की बात करते हैं, अनुत्क्रमणीय की बात करते हैं, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। तो चलिए ये रहे कैटेलिस्ट उत्प्रेरक की बात। अब यही उत्प्रेरक आगे चलकर हम बात कर लेते हैं उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय को हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन और अनुत्क्रमणीय को कहते हैं हम इनरिवर्सिबल रिएक्शन। किसकी बात कर दी अपन ने? उत्क्रमणीय, ठीक है ना, क्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अभिक्रियाएं। अब यदि आपसे कोई पूछ ले उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं किसे कहते हैं तो कैसे बताओगे? जो कौन से दिशा में हो? दोनों दिशाओं में हो। उत्क्रमणीय की बात कर, अनुत्क्रमणीय एक ही दिशा में होते हैं। जो दोनों दिशाओं में हो वो क्या कहलाएगा? उत्क्रमणीय कहलाएगा। कैसे परिभाषित करोगे? ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हो और उत्पाद के साथ दो पुनः अभिक्रिया करते हो, ऐसे क्या कहलाएंगे? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाएगा। जो सिर्फ एक बार ही करेगा वो क्या कहलाएगा? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनु। तो एक हो गया उत्क्रमणीय अभिक्रिया और एक हो जाएंगे तो सबसे पहले हम परिभाषित करेंगे किसको? अनुत्क्रमणीय को। किसको परिभाषित करेंगे? अनुत्क्रमणीय को। कैसी अभिक्रिया? ऐसी अभिक्रिया। कैसी अभिक्रिया? ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है? जिसमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। लेकिन कितनी दिशा होती है? अभिक्रिया, ये अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में होती है, एक ही दिशा में होती है, ठीक है ना। ऐसी अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं और ये अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में होती है। क्या कहलाएगा? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाएगा। अभिक्रिया कहलाती है। इससे क्या समझे? इससे ये समझे कि जब एक बार क्रिया हो गया तो दोबारा वो क्रिया वापस नहीं हो सकती, पुनः वो अभिक्रिया नहीं हो सकती जो अभिक्रिया हो चुकी है। जब दो अभिकारक मिलकर अभिक्रिया करके नए उत्पाद बना देते हैं, अब वो नए उत्पाद से आप पुराना उत्पाद आप नहीं बना सकते, पुनः वो अपनी स्थिति में नहीं आ सकती है। वो सिर्फ एक ही दिशा में कार्य करते हैं। ऐसी अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में वर्क करता है तो वो क्या कहलाता है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे आपसे कोई कह दे तो आप आराम से बात कर लो, कोयला, सी कार्बन जिसको कहते हैं और ऑक्सीजन, दोनों को मिला दो तो क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसी अभिक्रिया में क्या होता है? सांद्रता, जो उत्पाद की सांद्रता होता है वो बढ़ जाता है लेकिन अभिकारक की सांद्रता घट जाती है। अब सी और ओ, CO2 दोनों मिलकर क्या बन गया? CO2। तो इनकी सांद्रता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, लेकिन ये अभिकारक की सांद्रता घट जाएगी। किस अभिक्रिया में?
अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया में। आपसे ये पूछा जाता है कि अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया में जो धीरे धीरे अभिकारक की जो क्रिया होती है उनमें सांद्रता का क्या होता है। तो अभिकारक की जो सांद्रता की जो अभिकारक होती है धीरे धीरे घट जाती है तथा उत्पादों की सांद्रता बढ़ जाती है। ऐसी क्रियाएं जिसमें घटित होती है वो क्या कहलाता है, अणु उत्क्रमणीय क्रिया कहलाती है। ठीक है ना। अणु उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं में अभिकारक की सांद्रता धीरे धीरे घट जाती है और बनने वाले उत्पाद की सांद्रता बढ़ जाती है। जैसे यदि कोई बात करे तो क्या क्या किसकी किसकी बात करेंगे, C प्लस O2 क्या बन गए, CO2। कोयला को किस में जलाकर, वायु में जलाकर, कोयला को वायु में जलाकर क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड। जलाकर क्या बन गया, बन जाना। ये उदाहरण किसका है, इसके अलावा और भी मीथेन को भी CH4 कहते हैं। क्या कहते हो, मीथेन का भी दहन करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना सकते हो। किसका, मीथेन का भी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना लो और क्या बना लो, जल बना लो। ये भी किसकी का अभिक्रिया है, मीथेन की अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। चलिए पहला उत्क्रमणीय अभिक्रिया बताता है कि जिसमें अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है दोस्तों, उन अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया के अंतर्गत जो अभिकारक होती है उनकी सांद्रता धीरे धीरे घट जाती है। फॉर एग्जांपल अभिकारक के रूप में C और O2 दोनों अभिकारक है। जब दोनों अभिकारक मिलकर अभिक्रियाएं करती है तो उस अभिक्रिया में एक नए उत्पाद बनते हैं जो CO2 कहलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और इनकी सांद्रता बढ़ जाएगी जबकि इन दोनों की सांद्रता घट जाएगी। इसी तरह से यदि हम मीथेन का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता और जल का निर्माण होता दोस्तों। ठीक है, ये भी अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया ही कहलाती है। और अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो केवल कितने दिशा में होती है, केवल एक दिशा में होती है। यदि कोई पूछ ले तो क्या बताओगे, केवल एक दिशा में होती है। CH4 इसे क्या कहते हैं, मीथेन गैस। इसे हम मार्स गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्स गैस भी कहते हैं। तो क्या बन जाएगा, H2O। क्या बन गया, ये एक तो बन गया 2H2 हाँ 2H2, ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड और ये क्या बन गया, जल। कार्बन ऑक्साइड और ये क्या हो गया, जल। ये भी किस प्रकार की अभिक्रिया है, अणु उत्क्रमणीय। ये क्या है, मेथेन। ठीक है ना, ये भी क्रिया बताओ। अब ये ध्यान रखना, जब ये दोबारा क्रिया पुनः दोहराया जाएगा तो मीथेन नहीं बन सकता है।
ये क्रिया को पुनः दोहराओ तो ये मीथेन नहीं बन सकता, ये ध्यान रखना। अर्थात इस अभिक्रिया में साधारणतः जो एक बार नए उत्पाद बन गए, रासायनिक परिवर्तन हो गया, उसको पुनः अभिकारक में निर्माण हम नहीं कर सकते। नए उत्पाद बन गए तो वो बन गया, रासायनिक परिवर्तन हो गई तो हो गई, अब उनको चाहेंगे कि नए उत्पाद को फिर हम अभिकारक में बदल दें, ये पॉसिबल नहीं है, असंभव है। और ऐसी अभिक्रियाएं जहां जहां घटित होती है वो क्रियाएं क्या कहलाती है? अणु उत्क्रमणीय क्रिया कहलाती। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि अणु उत्क्रमणीय क्रिया क्या है। ऐसी क्रियाएं सिर्फ केवल एक ही दिशा में क्या होती है? घटित होती है। अच्छा, अब एक ही दिशा में घटित का मतलब क्या? आप देख लो, ये डायरेक्शन जो है ना सिर्फ एक दिशा की है। यदि यहीं पे दिशा ऐसा ना होकर यदि ये दिशा इस प्रकार से हो जाए तो वो क्या कहलाएगा? उत्क्रमणीय की क्रिया, यानी दोनों दिशाओं में हो। वैसे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में हो वो क्या कहलाएगा? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाएगा। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ किस अभिक्रिया की बात कर रहे हैं? अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की बात कर रहे हैं दोस्तों। चलिए अब बात करेंगे हम किसकी? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। मैंने आपको बताया बेटा कि CH4 है और O2 यहाँ पे देख लो, इन दोनों के अभिकारक से नए उत्पाद बन गए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण हुआ। अब इनसे जो नए उत्पाद उन्हें पुनः यदि हम रासायनिक परिवर्तन कराते हैं तो वो अभिकारक नहीं बन सकता, मीथेन में तब्दील नहीं हो सकता, यानी पुनः अभिकारक का निर्माण हम नहीं कर सकते हैं एक बार रासायनिक परिवर्तन हो जाने के बाद। तो ऐसी परिवर्तन जो होती है, अभिक्रिया होती है, वो क्या कहलाता? अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाता। अब बात किसकी करेंगे? उत्क्रमणीय अभिक्रिया की। उत्क्रमणीय अभिक्रिया की परिभाषा क्या होगा? ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक अभिक्रिया करके उत्पाद भी बनाते हैं, उसी समय उन्हीं परिस्थितियों में क्या हो जाएगा? उत्पाद भी अभिक्रिया करके अभिकारक का भी निर्माण कर देते हैं। तो क्या कहलाएगा? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाए। ये दोनों दिशाओं में अभिक्रियाएं होती है तो क्या कहलाएगा? उत्क्रमणीय अभिक्रिया। बताओ कौन सी अभिक्रिया? जिसमें अभिकारक अभिक्रिया करके नए बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नए उत्पाद। उसी समय, किस समय? उसी समय उन्हीं परिस्थितियों में। क्या कहा मैंने? उसी समय उन्हीं परिस्थितियों में। कौन सी परिस्थितियों में? जिस परिस्थिति में उन्होंने उत्पाद बनाया, उन्हीं परिस्थितियों में उत्पाद क्रिया करके पुनः अभिकारक का निर्माण करते हैं। तो अभिक्रिया कहलाती है और ये क्रियाएं दोनों ही दिशाओं में घटित होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि उत्प्रेरक क्या होता है, उत्क्रमणीय किसे कहते हैं और अणु उत्क्रमणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। आपसे जो पूछने वाले जो सवाल होते हैं, जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, जो पेपर बनकर आते हैं आपके, वो सबसे पहले आता है कि उत्प्रेरक की परिभाषित करने वाला, पुष्टि करने वाला सर्वप्रथम वैज्ञानिक कौन था। उत्प्रेरक एंजाइम जो है जैव रासायनिक के रूप में हमारे शरीर में उत्प्रेरक की तरह कौन कार्य करता है। उत्प्रेरक क्या
करता है? ये केवल अभिक्रिया के रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का कार्य करता है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके पेपर में। मुझे उम्मीद है कि बहुत ही अच्छी तरह से ये आपका टॉपिक का क्लियर हो पाया होगा, बहुत ही समझ से आप बैठे होंगे और समझ चुके होंगे, राइट डाउन भी कर चुके होंगे आपकी, जहाँ तक उम्मीद है मुझे। और मुझे लगता है कि आपको बहुत ही लाभप्रद साबित होगा विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, तो हम बात कर लेंगे इसके लिए। चलिए तब तक के लिए राम राम।